नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया के हमारे स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। आज उन्हें एक और थप्पड़ लगा है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के साथ बार बार ऐसा क्यों होता है। हम अपनी बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लेते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा कब, क्यों, कहां और कैसे हुआ। तस्वीरें सुल्तानपुरी की हैं। देखिए, एक शख्स ने केजरीवाल को पहले माला पहनाया, फिर दाहिने गाल पर जोर का थप्पड़ रसीद दिया। केजरीवाल का चश्मा खुल गया, वो चौंक गए। फौरन केजरीवाल समर्थकों ने हमला करने वालों को वहां से खींच लिया, जमकर उसकी धुनाई कर दी। किसी ने उस पर हाथ साफ किया तो किसी ने उस पर दनादन लात बरसाए। केजरीवाल अपने समर्थकों को समझाते रहे। राखी बिरला ने भी लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन समर्थक नहीं माने। थप्पड़ मारने वालों को गिरा गिरा कर मारा, उसे घसीट कर आगे तक ले गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे भीड़ के बीच से निकाला, उसे अस्पताल ले जाया गया। अब पूरी कहानी जान लीजिए। सुबह 10 बजे केजरीवाल आज नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रोड शो कर रहे थे। साथ में वहां की उम्मीदवार राखी बिरला थी। काफिला बुद्ध विहार से आगे बढ़ा। दोपहर करीब 1 बजे केजरीवाल का काफिला सुल्तानपुरी पहुंचा। तभी भीड़ से एक ऑटो वाला केजरीवाल की जीप के पास पहुंचा। उसने माला पहनाया और फिर जोर का थप्पड़ मारा। आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने उसकी जमकर खबर ली। झूठ बोला, केजरीवाल झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया। इसके बाद केजरीवाल ने रोड शो खत्म कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे ऊपर ही बार बार हमले क्यों हो रहे हैं। वो मास्टरमाइंड कौन है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद केजरीवाल ने फिर ट्वीट किया कि देश की समस्या का जवाब हिंसा है। वो जगह और वक्त तय करें, मैं आने को तैयार हूं। जितने भी लोगों ने अभी तक हमला किया है, मैं उन सबको माफ करता हूं। मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है उनके लिए। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, अरविंद पर फिर हमला हुआ है और उनकी आंख पर चोट आई है। हम सब राजघाट पहुंच रहे हैं। इसके बाद केजरीवाल अपने लाव लश्कर के साथ राजघाट पहुंची। नेहा केसरी के साथ राजीव शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल पर ही बार बार हमला क्यों होता है। और इसी पर बड़ी बहस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आम जनता है। हमारे साथ फिरोज बख्श साहब है आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आरती मेहरा हैं, हमारे साथ नदीम जावेद साहब कांग्रेस से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले फिरोज बख्श साहब, ये ऐसा होता क्यों है आखिरकार। देखिए, तेरी बातों में सच्चाई बहुत है, तुझे जीने नहीं देगी ये दुनिया। मसला ये है, देखिए, ये बड़े सवाल ये है कि क्यों नहीं जीने दे रही है दुनिया अरविंद केजरीवाल को। सवाल है कि क्यों जीने नहीं दे रही है दुनिया। दीपक जी, मैं बता रहा हूं, आपका इशारा इस तरफ है कि लोग पसंद नहीं करते इसलिए थप्पड़ मार रहे हैं। बात ये नहीं है। बात ये है, देखिए, अगर किसी को अरविंद केजरीवाल पसंद नहीं है तो तरीका ये होता है कि आप बुलेट से काम मत लीजिए, आप बैलेट से काम कीजिए। अगर अरविंद पसंद नहीं है, इलेक्शन आने वाले हैं, अब ये 16 को रिजल्ट आ जाएगा, तो बजाय बुलेट के बैलेट से काम कीजिए। पहली चीज ये। और मैं भर्त्सना करता हूं, दिल खोलकर मैं उस आदमी की भर्त्सना करता हूं कि इतना बुजदिल आदमी, पहले उसने हार पहनाया फिर थप्पड़ मारा। ये क्या तरीका है। इससे ज्यादा बुजदिलाना चीज, इससे ज्यादा नीच काम कोई नहीं है। मैं कहता हूं फिजिकल किसी को टच नहीं करना चाहिए। नोबडी शुड टच एनीबडी स्किन। और जिसने भी, मैं कहता हूं अरविंद क्या, किसी के साथ भी ये काम नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए, आपने पाकिस्तान में देखा होगा, बेनजीर भुट्टो की खोपड़ी उड़ा दी गई। ठीक है, उड़ा दिया आपने, लेकिन उसके बाद उसकी पार्टी पावर में आई। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पावर में आएंगे, कुछ प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप वोट डालिए उसके अगेंस्ट। अगर आपको अरविंद पसंद नहीं है, उसके खिलाफ आप वोट डालिए। जिस पार्टी को लाना है लाइए। ये बहुत नीच और बहुत ही गंदी हरकत है, मैं समझता हूं। इससे ज्यादा गिरी। मैं आज बात कर रहा था मीनाक्षी लेखी के बेटे से, वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, प्रणय लेखी। वो बच्चा मुझसे कहने लगा, सर पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। मैंने 10 दिन में देख लिया, मैं कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। खैर, ये तो आपने एक बच्चे की बात कर दी। आरती मेहरा जी, क्यों होता है अरविंद केजरीवाल के साथ ही बार बार ऐसा। दीपक जी, भारत
कि बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सालों में कभी इस तरह से, मुझे तो ऐसा लगता है कि फिजिकल हमला तो बहुत बड़ी बात है, वर्बल हमले भी नहीं होने चाहिए। राजनीति विचारधाराओं का खेल है। अपने अपने मुद्दों को, अपने अपने इश्यूज को, अपनी अपनी विचारधारा को लेके जनता के सामने जाना चाहिए और जनता को डिसाइड करना चाहिए कि वो किसको चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के साथ बार बार ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले मैं निंदा करती हूं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत गलत है। लेकिन अगर दिमाग पे जोर डालूं तो बहुत ऐसी बात लगती है कि आपने रातों रात इतने सब्जबाग दिखाए, नारों की पार्टी, वादों की पार्टी, सपनों की पार्टी, आपने लोगों को आसमान से तारे तोड़ के लाके दूंगा ऐसे वादे किए भोली भाली जनता से। जब आप ये वायदे कर रहे थे 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में है उन्हें पक्का कर देंगे, जबकि वो इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानते थे कॉन्ट्रैक्चुअल को सुप्रीम कोर्ट के बिना नहीं कर सकते। वो दीपक जी अच्छी तरह से जानते थे कि वो बिजली के बिल सबके माफ नहीं कर सकते। 50% की जो वो बात कर रहे थे, वो अच्छी तरह से जानते थे कि जितने बड़े बड़े वायदे मैं कर रहा हूं उन्हें मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने वायदे किए क्योंकि वो दिल्ली के पटल पे आना चाहते थे। झूठ के बाद झूठ के बाद झूठ, इतने झूठ उन्होंने बोले और जो पतली गली उन्होंने पकड़ी, एक एस्केप गोट पीछे से निकलने का 49 डेज में। पहले आपने कहा बच्चों की कसम खा के कि मैं सरकार नहीं, समर्थन नहीं लूंगा ना कांग्रेस से ना बीजेपी से, और फिर बच्चों की कसम, अपने मासूम बच्चों की कसम खा के आपने वो तोड़ी, आपने सरकार बनाई। आपने सरकार बनाई, आपने सब्सिडी दी। मैं कल बहुत अच्छे पॉश एरिया में थी, दीपक जी आप जानते हैं, आप भी एक पॉश एरिया में रह रहे हैं, वहां पे भी ऐसे बहुत से घर हैं जो लोग बुजुर्ग अपने घरों को संभाल के रखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास, वो बिल्डर से उसके फ्लैट्स नहीं बना रहे, लेकिन उनके पास अपनी रिटायरमेंट की मनी है, वो शान से अपना जीवन अपने पुराने बुजुर्गों के दिए हुए घर से जीना चाहते हैं। वो आज चीटेड फील करते हैं। वो ये कहते हैं हमें भी तो वादा था 50% बिजली कम करने का। तो लोगों को हताश किया, निराश किया। और 3 व्हीलर वालों को कितने बड़े बड़े वायदे किए थे इन्होंने वायदे किए कि भाई हम आपका और लाइसेंस बना देंगे। उनके साथ भी इन्होंने जिस तरह से छल और कपट किया, वो एक पूरी की पूरी ब्रिगेड थी जो इनके साथ चली थी। ऐसे में जब आप इतना ज्यादा, आज मैं कहीं पे एक कार्यक्रम में मीनाक्षी लेखी को लेके गई थी, वहां पे महिलाएं सत्संग कर रही थी और मुझे छूटते ही कहने लगी, बेटी तुम्हें तेरे को ही वोट दिया था, इस मंदिर की छत बनवानी है तूने। मैंने कहा अम्मा बिल्कुल नहीं बनवा सकती, तूने तो मुझे जिताया था क्योंकि उस वार्ड से, उस बूथ से मैं जीती थी। मैंने कहा अम्मा तेरे बूथ से तो मैं जीती, लेकिन मैं अपने और एरिया से हार गई हूं, तो अभी मेरे पास शक्ति नहीं है, जैसे ही शक्ति आएगी तो मैं जरूर तेरा काम करवाऊंगी। तो इसलिए हाँ करवा देंगे, हाँ हो जाएगा, इस पे विश्वास नहीं। वायदे धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन सच्ची कोशिशें जो है वो कामयाब होती हैं। आज ये दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट इसलिए हुआ कि कहीं मन में इतना आक्रोश, कहीं मन में लोगों के इतना गुस्सा, और वो लोग जो कल्पना करके बैठे थे, जिन्होंने 6-6 महीने, 8-8 महीने इनके लिए दिन रात एक कर दिया था। मेरे पास 3000 लोग आए थे बीजेपी कार्यालय में दीपक जी, जिन लोगों ने ये कहा वो डीटीसी के थे, वो कॉन्ट्रैक्चुअल्स थे, वो डीडीए के थे, और उन लोगों ने मेरे को आके 3000 लोगों ने, फिरोज जी मैं बड़े सम्मान, आपका बहुत सम्मान करती हूं, वो लोग कहते थे हम ऐसे 30,000 लोग थे, और उसमें टीचर्स भी थी कि जिन्होंने घर घर जाके इनके लिए वोट मांगे। लोग कोई आसमान से नहीं आ गए थे, उन्हें एक आशा थी कि ये व्यक्ति आएगा तो ये हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। लोकपाल का भी झूठा ड्रामा, झूठा नाटक करके, जब बीजेपी तैयार थी, कांग्रेस भी तैयार थी, ये पतली गली से निकल लिए, बहुत शर्मनाक किया। पतली गली पकड़ ली आपने 49 दिन में। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पतली गली पकड़ी कि नहीं पकड़ी इनने? नहीं, 2 बातें पकड़ी, जनता कह रही है, जनता कह रही है, 2 बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। विद ड्यू रिगार्ड्स, देखिए 1 मिनट, कौन बोलना चाहता है? 1 मिनट,
आप माइक देना यहाँ पर भैया, माइक बेटा वो माइक पहुंचा देना वहां तक। आप पूछ लीजिए पहले, आप पूछ लीजिए। जी जी, हेलो सर, थोड़ा ऊंचा बोलिए। जी जी, हेलो। और जबकि मोदी जी के पास एक भ्रष्टाचार का वो नहीं है, तो इसमें क्या सही है कि कांग्रेस का दूसरा नाम आम आदमी पार्टी है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए आरती जी, इन्होंने सवाल मुझसे किया है तो थोड़ा सा मैं जवाब दे देता हूं उनको। सुनिए, आम आदमी पार्टी किसी की बी टीम नहीं है। सुनिए, मजे की बात यह है, आप थोड़ा इधर देखिए मेरी तरफ, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। मजे की बात यह है कि कांग्रेस ये कहती है कि हम बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी ये कहती है कि हम कांग्रेस की भी टीम है। लेकिन अगर हम किसी की, सुनिए, हम किसी की भी टीम नहीं है, हम ए टीम है, हम ए प्लस टीम है। मुझे बोलने दीजिए, हम ए टीम है, ए प्लस टीम है आप लोगों की, हम जनता की ए प्लस टीम है। और एक बात और सुन लीजिए, सुनिए, एक बात और सुन लीजिए। मुझे पता है आप लोग क्या चाह रहे हैं। और अरविंद चाहिए, कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया। सच्चाई यह है, आज भी अरविंद अगर भीड़ में निकलता है तो लोगों की बड़ी क्रेज है। ठीक है, उसके साथ जेड कैटेगरी वो नहीं है सिक्योरिटी। मैं आज इस चैनल से मैं कहना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, कि आज के बाद अरविंद केजरीवाल को ब्लैक गार्ड्स, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी लेनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह के अटैक अरविंद के ऊपर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोग अरविंद को पहले मना क्यों करते थे? अरविंद जनता के बीच में रहते हैं। क्या कोई राहुल गांधी के ऊपर हाथ उठा सकता है? क्या कोई मोदी जी या सोनिया जी के ऊपर हाथ उठा सकता है? क्या कोई जनता दल के लीडर के ऊपर या मुलायम सिंह पे हाथ उठा सकता है? इनके साथ बड़े बड़े बंदूक वाले चलते हैं, अरविंद के साथ कोई बंदूक वाला नहीं चलता है। उसके साथ सिर्फ ऊपर वाले की कैटेगरी, ऊपर वाले की सिर्फ सिक्योरिटी है और आम लोगों की सिक्योरिटी है। यही वजह है कि इसके, और ये हमले भी मैं बताऊं, ये हमले भी प्लान्ड हैं। ये हमले दिखाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला लिए हैं और ये लोग चाह रहे हैं कि अरविंद को थप्पड़ मार के बदनाम कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर अरविंद की 50 सीटें आ रही हैं तो 100 सीटें आएंगी इस अटैक के बाद। क्या कोई बदनाम करना चाहता है अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारकर? नहीं, थप्पड़ मार के केजरीवाल कहीं भी बदनाम नहीं हो रहे, बल्कि उनका नाम बढ़ रहा है, सिंपैथी मिल रही है। और जब जब थप्पड़ लगते हैं उनका जो सब्सक्रिप्शन है, चंदा है, वो बढ़ जाता है। आप तीनों बार देखें, तीनों बार जब हमला हुआ है, शाम को उनका चंदा बढ़ गया है। जनता ने ज्यादा चंदा दिया है तो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं कि वो थप्पड़ खा के चंदा बढ़ा रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, एक तरफ आप गांधीवादी अपने को बता रहे हैं कि हम सब सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उनको साथ जेड प्लस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो या तो पॉलिटिकल, उनको मिलनी चाहिए सिक्योरिटी, या तो पॉलिटिकल बेनिफिट ले लीजिए, या सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं गवर्नमेंट के, पुलिस के, वो आप एडॉप्ट कीजिए। और उसमें आज भी ले रहे हैं। आप अगर कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप कोई भी आरटीआई लगाइए और देखेंगे 26 लाख रुपए पर मंथ उनकी सिक्योरिटी पे खर्च हो रहा है, क्योंकि सरकार ने उन्हें 3 टायर सिस्टम बिल्कुल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर 3 टायर सिस्टम है, अगर 3 टायर सिस्टम है तो कैसे कोई आदमी माला लेके पहुंचता है और थप्पड़ मार देता है? बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि आपने जो एक्सेसिबिलिटी है उसको कह रखा कि नहीं, आप नहीं रोकेंगे। पुलिस पैरामीटर में पहला काम होता है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए आप थप्पड़ मार देता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि आपने जो एक्सेसिबिलिटी है उसको कह रखा कि नहीं, आप नहीं रोकेंगे। पुलिस पैरामीटर में पहला काम होता है कि एक्सेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए आप एक्सेसिबल हो जा रहे हैं और जब थप्पड़ लग जा रहा है। नदीम जावेद जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पब्लिसिटी स्टंट के लिए केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसको पब्लिसिटी स्टंट कहना शायद ठीक बात नहीं होगी। और जो हुआ है उसको भी हम समझते हैं दुखद है, इस तरह से लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी ने बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीद को जगा दिया था और उसमें लोगों को यह लगता था कि सचमुच इस देश में किसी तरह की लोकतंत्र में क्रांति हो गई है, एक नया व्यक्ति आ गया, नए विचार के साथ आ गया और उसको लोगों ने जनादेश देने का काम किया। और जो जनादेश मिला था दिल्ली में केजरीवाल जी को, वो नीचे जो एमएलए के कैंडिडेट थे उस पर नहीं था, वो केजरीवाल जी के चेहरे पर था, आम आदमी पार्टी पर था।
और अगर वो जनादेश प्राप्त नहीं हो पाया है तो उसका जो मूल कारण है वो ये है, या लोग उनको जहां पर जिस प्रकार से उनके ऊपर हमला बोल रहे हैं, ये साबित करता है, क्या शो में कोई डिस्टर्बेंस है? नहीं, ये साबित करता है कि लोग केजरीवाल जी से नाउम्मीद होकर रिएक्ट कर रहे हैं, और वो तबका जो उनसे बहुत उम्मीद पाले था लेकिन पूरा नहीं कर पाए हैं, उसको लेकर, उसमें शायद ऑटो चालक है वो जिन्होंने हमला किया है, तो खास तौर से ऑटो चालकों में तो सबसे ज्यादा पॉपुलर थे और पूरा उनका पोस्टर और स्टिकर उनके पीछे लगे थे। तो लगता ये है वो तबका जो बहुत नाराज था। नहीं, देखिए बात नाराज था, उसने इस तरह के हमले शुरू किए हैं। और ये लेने के लिए, ये वोट लेने के लिए जब हाशिए पे नजर आ रहे हैं, जब ऑटोमेटिकली क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट लग रहा है, कांग्रेस तो मुकाबले में है नहीं, आप मुकाबले में आम आदमी पार्टी के, और आपको परेशानी हो रही है। आप ये आपने स्क्रिप्ट की है। आज की डेट में इतना समय नहीं है। देखिए, जनता जो है आपसे भी, आरती जी बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, मेरी बात सुन लें, आपसे भी जनता नाउम्मीद हो चुकी है। सुनिए आरती जी, कांग्रेस से भी जनता नाउम्मीद हो चुकी है। एक नया आदमी आया है निकल के, आम आदमियों में से निकल के आया, आपके बीच में से निकल के आया है। और एक मिनट, मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है, मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है, केवल एक बात जोड़ना है, जिस व्यक्ति का, नहीं देखिए, एक मिनट एक बात, मैं केवल आप ही की बात, मैं केवल आप ही की बात, दीपक भाई, अब हम भी जनता क्या चाहती है, जनता है यहाँ पर, जनता से मैं पूछूंगा। एक मिनट, नदीम भाई को अपनी बात केवल एक बात कह रहा हूँ, वो बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, जिस व्यक्ति ने हमला किया है वो आइडेंटिफाई हो चुका है, जो व्यक्ति हमला किया है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा 1-2 दिन में कि सचमुच उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या सचमुच वो आम आदमी पार्टी के साथ था, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। क्योंकि पहले भी केजरीवाल जी पर जब स्याही वगैरह फेंकी गई थी तो उसमें पता चल गया था कि कौन लोग हैं, ये भी साबित हो जाएगा। इसलिए उसमें बहुत ज्यादा मैं समझता हूं। लेकिन मूल बात यह है कि केजरीवाल जी ने जो उम्मीद जगाई थी, वो उम्मीद पूरी तरह से धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है, और लोग रिएक्ट लोगों की है। बिल्कुल वाकई पता लग जाएगा कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था। आप बताइए, आप आगे आइए, क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है, षड्यंत्र है? माइक वहां पर है, लीजिए। सर देखिए, इसके अंदर कोई षड्यंत्र नहीं है। इनकी अपनी जो इन्होंने लोगों से झूठ बोले हैं, उसका लिफाफा इनका उतर गया है, जो पॉली पैकिंग में झूठ तो कांग्रेस। एक मिनट सुन तो लीजिए, जनता की आवाज है फिरोज बख्श साहब, जनता की आवाज है, सुन तो लीजिए, जनता की आवाज है। आप मुझे बताइए, इनसे आप कौन सा कम है? आप कांग्रेस बीजेपी को, केजरीवाल जी जिस दिन से आए हैं सभी पार्टियों को गाड़ी दे रहे हैं कि मैं बिल्कुल नया करूंगा, सही कर रहे हैं, करूंगा, कुछ चेंज नहीं किया। मैं सभी पार्टियों को गालियां दे रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है पिछले 70 साल से। मैं नोएडा से टाइम निकाल के गया हूँ अपने ऑफिस से, आपने कोई ठीक नहीं किया, आपने लोगों से झूठ बोले और ये आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। इलेक्शन में जनता आपको बता देगी। ऐसा चलिए ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं फिरोज बख्श साहब, आप ये कह रहे हैं जनता आपको बता देगी, जनता सबको बताएगी, हमें भी बताएगी, इनको भी बताएगी, उनको भी बताएगी, और आप सबको बताएगी जनता। सिर्फ एनके सिंह सर को नहीं बताएगी क्योंकि वो स्वतंत्र पत्रकार है। एनके सिंह सर, दीपक जी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी आवाज से सारे अरविंद के खिलाफ आए हैं, जनता इनको भी बताएगी। मैं एक अपील इनसे, पूरी जनता से और तीनों पॉलिटिकल क्लास के लोगों से करना चाहूंगा। एक मिनट आ रहा हूं। मैं सर को आप पूरी जनता से और तीनों पॉलिटिकल पार्टी से अपील करना चाहूंगा। आरती जी, कल हो सकता है आप भी चीफ मिनिस्टर बने, नदीम साहब आप भी बन सकते हैं, आप ये न कहिए मैं आपके मेरे मुंह में घी शक्कर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कल ये होगा, अगर पॉलिटिकल क्लास, मान लीजिए कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, उसके लिए बड़ी नाराजगी होनी चाहिए, बीजेपी ने कर्नाटका में किया है, तो क्या उसका तरीका ये होगा कि आप जूता मारेंगे, चप्पल मारेंगे? तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप सबको मिलकर, और मेरे ख्याल से जनता को भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर्स पे कोई माला पहनाने जाए और थप्पड़ मारे। मेरे ख्याल से ये कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इतना तो आप लोग भी समझेंगे और आप लोग भी, तो इसलिए इसको पॉलिटिक्स ना बनाएं। पहले कहा कि ये निंदनीय है, ये भत्सना के लायक है, और ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये तो फिजिकल है, मैं तो कहती हूँ वर्बल भी नहीं होना चाहिए। खतरा दूसरा है, वर्बल भी नहीं होना चाहिए। दीपक, इसका खतरा एक दूसरा है। मान लीजिए कि उसने थप्पड़ मारा और उसके बाद कहा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तो कल से यह आरोप लगेगा कि मोदी ने भेजा था या आरती जी ने भेजा था।
कल अगर वो कह देता है कि नहीं साहब सोनिया गांधी जिंदाबाद, तो खतरा ये है कि इस तरह से लोग आएंगे और पॉलिटिकल पार्टीज को खतरा होगा कि वो मेलाइन होंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल डिस्टेंस रखना पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल को यह मानना पड़ेगा कि नहीं, अगर पुलिस कह रहे हैं कि 4 गज के एरिया में नहीं कोई आएगा तो आपको मानना पड़ेगा। सवाल यह है कि अभी तक जितने इंसिडेंट हुए हैं उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं उनका कोई ना कोई कनेक्शन आम आदमी पार्टी से रहा है या निकला है या कोई ना कोई फिगर आउट हुआ है। ऐसा हुआ है ना भैया? हुआ है। ठीक है फिरोज बख्श साहब, मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है आपका? रोज खबरों में आना, सुनिए, ऐसा बिना खबरों में आना, दाल रोटी ना पचना। आप अंग्रेजी में एक कहावत है, कॉल दी ओल्ड हैग अ डॉग एंड हैंगर। आप यहाँ वही कर रहे हैं अरविंद के लिए। देखिए अरविंद क्यों करेंगे ऐसे में, क्यों अपने को थप्पड़ लगवाएंगे? इसमें कोई तथ्य नहीं है इस बात में। बात दरअसल ये है कि कुछ लोग ये काम करा रहे हैं, उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल अगर सत्ता में आ गया, चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बन गया, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, सारे मुलायम सिंहों की दुकानें बंद हो जाएंगी, सारे मोदियों की दुकानें, सारी सोनियाओं की दुकानें बंद हो जाएगी। सारी परेशानी इनको यह है, इस वजह से ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को डाउन किया जाए, उसको बेइज्जत किया जाए, मगर ऐसा होगा नहीं। कौन है? अरे भाई तुम बताओ ना कौन है, या फिर दिल्ली पुलिस बताए। दीपक भाई, जो मूल बात है, बस सवाल वहां से आया था और इनके सिंह जी ने जवाब दिया था। जो मूल बात है, आज जो एफएम पर कैंपेन चल रही है, उस कैंपेन में केजरीवाल जी लोगों से ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं कि मैं कहीं नहीं भागा हूं, मैं दिल्ली में हूं। यानी जनता दिल्ली की यह मान रही है कि केजरीवाल जी अब 49 दिनों में छोड़ के दिल्ली को भाग गए। ये जनरल परसेप्शन है, ये आम आदमी कह रहा है। सवाल यह है कि अगर जनादेश आपको इस प्रकार का प्राप्त हुआ था, आपको यहां पे सरकार चलानी चाहिए थी। जिन मुद्दों पे आपने लोगों का जनादेश प्राप्त किया था, उन मुद्दों को आपको आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, हम इसको अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, आप उसको छोड़ के भाग गए। रहा दूसरा सवाल ये कि हां, अगर इस प्रकार के हमले हो रहे हैं गलत है, लेकिन एक बात और निवेदन कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के मित्र यहां खड़ी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी हमला हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला था। आम आदमी पार्टी पे जो हमला हुआ था, कुछ आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया था, जिसमें वो अन्ना का समर्थक भी था। मैं ये भी बता दूं, अन्ना का समर्थक भी था, वो अन्ना के आंदोलन से निकला हुआ आदमी था। ठीक बात है, लेकिन देखिए अन्ना के समर्थन के बहुत सारे लोग उस पूरे आंदोलन से अलग हुए और एक हिस्सा अरविंद केजरीवाल जी के साथ राजनीतिक पार्टी की शक्ल में डेवलप हुआ। लेकिन जो मूल प्रश्न है, दीपक भाई, जो मूल प्रश्न है उस पर आता हूं, क्या लोकतंत्र में इस प्रकार का विरोध होना चाहिए? हम समझते हैं ये विरोध का तरीका गलत है, लेकिन अगर लोगों में आप आशा और विश्वास जगाएंगे और उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो एक तबका इस तरह से भी रिएक्ट करेगा। इसलिए राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि जो वायदे आप करें, प्रयास करें ईमानदारी के साथ कि उनको आप। नदीम भाई चलिए, मैं आऊंगा इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा। जनता के भी कई सारे सवाल हैं, उनको भी मुझे लेना है। यहाँ पर जनता की भी आवाज है, लेकिन मैं रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बहस कर रहे हैं कि आखिरकार बार बार केजरीवाल पर हमला क्यों हो रहा है, और हमारे साथ जनता मौजूद है यहाँ पर, कई सारे सवाल पूछना चाहती है। आपका सवाल क्या है और किससे? मेरा सवाल फिरोज सर से है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ यूथ में, और मेरे आप पार्टी से जब मैं दिल्ली में था, मैं पिछले 8 महीने से दिल्ली में हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी आप पार्टी से कि ये पूरे इंडिया में वो करेगी और बहुत चेंज करेगी, ड्रास्टिक चेंज करेगी। जो आपका मेन मुद्दा था भ्रष्टाचार, उस पर आप काम करेंगे। मैं खुद जुड़ा था, बट आपका जैसे आप 49 डेज में दिल्ली से छोड़ के गए हो, मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस पे आपने पानी फेर दिया। छोड़कर भागे हो? सुनिए, कोई छोड़कर नहीं भागे हैं, छोड़कर आपका सवाल पूरा हो गया? नहीं, मेरा अब ये हो गया कि मैं वोट, जो फर्स्ट टाइम मैंने वोट देनी थी, इंस्टेड ऑफ वोटिंग एनी पार्टी आई शुड यूज नोटा। ठीक है, आप किसी भी पार्टी को वोट दें या ना दें, नोटा दें, ये आपकी अपनी जाती चॉइस है। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहूंगा, ठीक है, बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जो अरविंद के खिलाफ हैं, उसमें भी कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी भी मैं जाता हूं, पब्लिक में घूमता फिरता हूं दिल्ली और दिल्ली से बाहर, आज भी लोग ये कह रहे हैं कि हम अरविंद को एक बार चांस देना चाहेंगे, और उनको चांस मिलेगा। दिल्ली में तो मिलेगा ही मिलेगा, इंडिया में भी मिलेगा। और एक डोमिनो इफेक्ट, जो अच्छा इफेक्ट आया है, अरविंद आए, पार्लियामेंट में नहीं आए, प्रधानमंत्री या सीएम बने या ना बने,
लेकिन एक उसका अच्छा इंपैक्ट ये हुआ है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो संभल गई हैं, वो भी अब भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती हैं, वो भी अब कम्युनलिज्म के खिलाफ बात करती हैं, वो भी अब जनता की बात करती हैं। तो अरविंद इंपैक्ट इज देयर टू स्टे इन इंडियन पॉलिटिक्स। अरविंद रहेंगे, आम आदमी पार्टी रहेगी, उसका इंपैक्ट रहेगा। किस हद तक जा सकते हैं ये तो वक्त बताएगा। पिछले 1.5 साल पहले काला धन स्विस बैंक से वापस आए, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो उसके लिए देश भर में रैली निकाली, ये तो बहुत बाद में आए। ये इन्होंने स्विस बैंक से वापस आए, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो उसके लिए देश भर में रैली निकाली, ये तो बहुत बाद में आए। ये इन्होंने भ्रष्टाचार के साथ जिस तरह से झूठे वादे किए और वादों में ये किया मैं ये कर दूंगा, ये मैंने बिजली के करंट जोड़ दिए और उनको कि आप मत पे करो, अराजक सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया, उससे लोगों को लगा कि ये पता नहीं हमारे लिए क्या करेंगे। आपने रेफरेंडम करके, उनका क्या कहेंगे आप? उनका कोई जवाब है आपके पास? आपने रेफरेंडम करके सरकार तो बना ली, ना आपके पास नेतृत्व था, ना कोई नीति थी और ना ही आपकी नीयत थी, इसलिए आप फिर मैं कहूंगी पतली गली से निकल लिए। ऐसा कुछ नहीं है आरती जी, सबसे बड़ा आरती जी आपकी बात है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। ये लोग बिल्कुल, दीपक भाई, ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि 5 साल का वक्त अरविंद को दिया जाए, क्योंकि इनकी दुकानें बंद होनी ही होनी है। चलिए देखते हैं किसकी दुकान बंद होती है। दो दीपक भाई, 2 बातें हैं और मैं समझता हूं इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से भी देखने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत लंबे अरसे के बाद लोगों में एक नई तरह की राजनीति की रोशनी दिखाने का काम किया था। ऐसा लोगों को लगता था कि शायद बहुत बड़ा सिस्टम चेंज हो जाएगा, एक उम्मीद जगी थी। मैं उसी पे आ रहा हूं। और जो जनादेश 28 सीटें दिल्ली जैसे शहर में जहां पढ़ी लिखी जनता, समझदार लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान रहता है और ये समझा जाता है दिल्ली का जनादेश देश का जनादेश, 28 सीटें मिल गई। लेकिन अगर आप भाग गए 49 दिनों में छोड़ के, या आप डिलीवर ही नहीं कर पाए, लगा रखी है। देखिए बात सुनिए, देखिए फिरोज भाई दोबारा आएंगे, बात सुनिए। कोई नहीं, 49 दिन में आप भाग गए, आप भागने पे बहुत तेज रिएक्ट कर रहे हैं। इस तरह से मूल सवाल यह है, विश्वास। अरविंद ने चांदनी चौक से कहा था, भाई मैं आपके विश्वास भाईचारे की बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर एक सीट आपको मिल जाए वो भी गनीमत है। सामने है, सामने रहेंगे। मूल बात यह है कि लोगों के विश्वास को तोड़ने का काम लोगों को आपने किया है, कांग्रेस मारने का काम किया है, राहुल गांधी ने किया है, सोनिया गांधी ने किया है। कांग्रेस अपने रास्ते से भटक चुकी है। ये पटेल की कांग्रेस नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कांग्रेस नहीं है, गांधी की आइडियोलॉजी आपको कहने का हक नहीं है नदीम भाई, ये गांधी की आइडियोलॉजी की कांग्रेस है। दीपक जी, अगर ये इतना दम भरते हैं 49 डेज में हमने ये कर दिया अरविंद केजरीवाल जी का, पुलिस वालों ने पैसे मांगने छोड़ दिए, इसके अलावा हॉस्पिटल में दवाई मिलनी शुरू हो गई, सरकारी स्कूलों में टीचर्स वक्त से आने लगे, ठीक है। फिर देश की पॉलिटिक्स में आते 5 साल आप करके आते, आएंगे क्यों भागे? आरती आएंगे दिल्ली में आएंगे, 50 सीटें लेके आएंगे, 50 सीट। वाकई 59 दिनों में इन्होंने करा लो अभी इलेक्शन दिल्ली का। हम सुनते हैं नहीं, एक चीज तो हुई थी, मैंने अपने 35 साल के करियर में किसी पार्टी का 16 महीने में इतना बड़ा राइज, उस समय तो 13 महीने ही हुए थे, कि 30% वोट दिल्ली की जनता दे दे, मैंने आज तक नहीं देखा। बीएसपी के बारे में कहा जाता है बहुत तेजी से राइज करती है, लेकिन वो भी कम से कम 4 इलेक्शन बाद इस मकाम पे पहुंचती है। अगर आपने इतना बड़ा 30% वोट लिया था तो बड़ी सीधी सी बात थी कि आपने महत्वाकांक्षाएं पब्लिक की बहुत ऊपर कर दी, बहुत ज्यादा अपेक्षा पब्लिक को आपने वायदे से किया, कहीं वो पूरा नहीं हुआ, ये भी बात सही है, लेकिन वो करना चाहिए था। और नुकसान भी नहीं किया भाई, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि नुकसान नहीं किया। मीडिया तो अंबानी और अडानी का खरीदा हुआ है। नहीं, वो तो सोशल मीडिया को क्या था, अरविंद केजरीवाल तो हमें जेल भिजवाने को तैयार है, वो तो बाद में थी जी। अब जब आप सच्चाई दिखाने लगे ये तब की बात है जी। लेकिन मुश्किल ये है बिल्कुल आसमान कि अरविंद केजरीवाल ने महत्वाकांक्षाओं को काफी ऊपर किया और 65 साल से एक सिस्टम जो सड़ गया था उसको कहीं अच्छा लाने के लिए जैसे 3 बार जीत के वो आई शीला जी, उनको हराया है, ऐसे ही आपके जो मोदी जी हैं 3 बार जीत के आए गुजरात से, वो हारेंगे, वो वाराणसी में हारेंगे अरविंद से, देखिएगा। इतिहास में कॉमन चीज यही है, मोदी जी में, सुनिए आरती जी, मोदी जी में और शीला जी में कॉमन बात ये होगी कि शीला जी भी 3 टाइम चीफ मिनिस्टर में हार गई, मोदी जी भी 3 टाइम चीफ मिनिस्टर हैं, हारेंगे। जनता का ये आगे थोड़े दिन रुक जाइए,
बड़ी महत्वपूर्ण बात है और एनके सिंह जी ने बड़ी महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे और मैं समझता हूं उनके साथ कनेक्ट करके आरती जी ने जो बात की वो जरूरी है। एनके सिंह जी ने कहा कि लोगों के विश्वास को और लोगों की महत्वाकांक्षाओं को और ये ट्रस्ट डेवलप हो पाया था लोगों में शायद कि अरविंद केजरीवाल जी बड़े भाई आप तो उनको सपोर्ट करेंगे अरविंद भाई, क्योंकि आप दोनों हमारे खिलाफ आपके हाथ मिला लिए हैं। आज योगेंद्र यादव जी ने कहा है, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, स्टेटमेंट याद दिला दूं, आज योगेंद्र यादव जी ने कहा है ऑल्टरनेट व्यवस्था डेवलप होने में 20 साल लगेंगे। योगेंद्र यादव जी जो उनके सबसे बड़े थिंक टैंक है, उनका ये आज बयान आया है। तो आप तो ये कहते थे कि हमें मौका दे दीजिए, हम फौरन उनको भी गलत ले आते हैं। 49 डेज में ऑल्टरनेट व्यवस्था हमने दे दी थी। दूसरी बात, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी नेत्री खड़ी है, ये कह रही है, मैं इनसे निवेदन कर दूं, ये कह रहे हैं आज मैं 3 व्हीलर में जाता हूं तो 3 व्हीलर वाले कंप्लेंट करते हैं कि पुलिस वाले कहते हैं अभी भी पैसा दे, और जो 49 दिनों में पैसा नहीं लिया था हमने वो भी पैसा दे, तो पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं 3 व्हीलर वालों को। लेकिन इसमें जो इन्होंने ये कहा कि स्थापित करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद पर, तो आप लोग मैं केवल इतना निवेदन कर दूं, ये 2004 और 2009 में ये खास था और इस बार भी यही खास आ जाएगा 2014 में। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी। फिरोज भाई 49 दिनों की बात कर लेते हैं, उतने ही आगे जाएंगे, आम आदमी पार्टी उतनी ही आगे जाएगी। 49 दिनों की बात कर लेते हैं, 49 दिन बताइए, 49 दिन में रिश्वतखोरी कम हो गई थी क्या? रिश्वतखोरी। फिरोज भट्ट साहब, पुलिस और ज्यादा परेशान कर रही है आम आदमी पार्टी की वजह से। मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर आपसे कि केजरीवाल जी को ये पता था कि इस देश में लोग कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, पर उन्होंने एक बच्चे की तरह हट करके कि मैं 15 दिन में कानून बना दूंगा, 15 दिन में कानून बना दूंगा। अगर उन्हें देश की सत्ता हाथ में दे दी जाए तो क्या वो सद्दाम हुसैन से कम काम करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, 15 दिन में जो काम कर दिया था, आते ही उन्होंने कितने बेईमान ऑफिसर्स को जो पानी में बेईमानी कर रहे थे कितने नंबर बताइए, कितने नंबर बताइए, बड़ी अच्छी नंबर बताइए कितने? 7 ऑफिसर्स को उन्होंने सस्पेंड किया। और सुन लीजिए, एक पुलिस वाला जो लड़ रहा था शराबियों के खिलाफ, उसको मार दिया गया, उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया दिया था। 49 दिनों में 49 साल से ज्यादा काम करके दिखा दिया दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने। किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया आजादी के बाद। आप देख लीजिएगा, लोगों से पूछिए, लोग ही तो बता रहे हैं, लोग ही बता रहे हैं। ये लोग तो सारे पट्टी पढ़ाए हुए लाए हुए आपके हैं, ये लोग कांग्रेस के हैं, किसी को नहीं जानती, ये लोग भाजपा के हैं, ये पट्टी पढ़ाए हुए लोग हैं। ये अगर आपको सुनिए, ईमानदारी से लोग चाहिए, ईमानदारी से लोग चाहिए। चांदनी चौक चलिए, करोल बाग चलिए, द्वारका चलिए, ठीक है, एक आदमी को नहीं जानती, कहीं भी चलिए, जंतर मंतर चलिए, वहाँ सही जनता मिलेगी। इतना छटपटा रहे हैं, इतना हम नहीं, आप छटपटा रहे हैं, बीजेपी वाले। फिरोज भट्ट साहब, मेरा सवाल आपसे है, आप सारी पार्टियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। अगर आपके अरविंद केजरीवाल जी इतने सदाचारी हैं तो उनकी पार्टी के लोग उन पर आरोप लगाकर क्यों भाग रहे हैं? अश्विनी उपाध्याय कोई आरोप नहीं लग रहा है अरविंद पे, कोई आरोप नहीं लग रहा है अरविंद पे। अरविंद की चादर, अश्विनी उपाध्याय क्यों भागे? आपके अभी भी सफेद है अरविंद की चादर। अश्विनी उपाध्याय ये पूछ विनोद कुमार अश्विनी उपाध्याय अपनी महत्वाकांक्षाएं थी आरती जी, उनकी अपनी उम्मीदें थी। वो राखी बिरलान ने 7 लाख रुपए मांगे, जिसको आपने टिकट दे चुके। कोई प्रूफ नहीं है, आप कुछ भी कह लीजिए। देखिए, इल्जाम लगाना हो तो कुछ भी लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके यहाँ भी चीजें हो रही है, भाजपा में भी चीजें हो रही है आरती जी, आप भी इल्जाम भी लगाते हैं। नहीं भरते, हम ये चीजें सबसे ज्यादा पैसा आपके यहाँ टिकट लेने पर मांगा जाता है। बिल्कुल नहीं मांगा जी हाँ, और उसके बाद बहन जी के यहाँ मांगा जाता है बसपा में। आप क्या बात कर रही हैं फिरोज जी? आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं हवा की, सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। आरती मेहरा ने चुनाव लड़े और उन्हें गाजियाबाद से दिया गया, रुपए का कोई बता दे, कोई बता दे। आरती मेहरा, सुनिए, आरती मेहरा ईमानदार होगी, लेकिन आपकी पार्टी में और बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर उंगली उठाई जाती है। हम तो दम भी नहीं भरते इतने बड़े हरिश्चंद्र होने का। हम ये कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ, एक आरती मेहरा से पूरी पार्टी ईमानदार नहीं हो सकती। आपकी पार्टी में ज्यादातर लोग जो है बेईमान है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, 15 साल के लंबे समय में ये बताइए, मोदी जी ने शराब के कारोबार में 65,000 करोड़ जो है रुपया कमाया है, वो कहाँ से आया है? गुजरात के अंदर ये बार एक शिकायत है। फिरोज भाई, एक महत्वपूर्ण बात है और वो ये है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ बड़े जिम्मेदार लोग बैठे, नौजवान भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। एक विकास के मॉडल पे भी चर्चा होनी चाहिए।
बार बार ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का मॉडल है गुजरात का, वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और पूरा देश गुजरात की तरह डेवलप होगा। मैं केवल देखिए बेस्ट चीफ मिनिस्टर का 7 टाइम आपने बोल लिया। इनकी बात सुनिए, इनकी बात आपने सुन ली। नहीं देखिए, आप बात सुनिए, कृपया बात सुनिए। आपने इनकी बात सुन ली और ताली भी बजा ली। मेरा एक सवाल है, नहीं आप सुनिए, ये फांसीबाद मत करिए, मेरी महत्वपूर्ण बात ये है, भाजपा के लोग हैं। बात सुनिए आरती जी, बात सुनने का धैर्य रखिए। जो प्लानिंग कमीशन आरती जी दूसरे लोगों को बोलने का मौका दीजिए, आपके चिल्लाने से ताकत नहीं आ जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है, गुजरात देश में आप नहीं है। दीपक भाई मुझे समय दिया जाए कृपया, और बात सुनी जाए, और इस डिबेट को थोड़ा गंभीरता से इंटेलेक्चुअली लिया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है, और मैं जनता के सामने सवाल रखता हूं, यहाँ बैठे हुए लोगों के सामने। 12वां नंबर है, देखिए जैसे 12वां नंबर कहेंगे चिल्लाएंगी। देश में गुजरात प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 12वें नंबर पर है ओवरऑल डेवलपमेंट में। छोड़िए, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र जो कांग्रेस शासित राज्य है, गुजरात से पहले है। नरेंद्र मोदी का गुजरात का मॉडल नकली है, और मैं दावे के साथ कहता हूं, प्लानिंग कमीशन के डेटा के साथ कहता हूं, ये कोई आवाज नहीं है। पहले गुजरात जो था एक प्रोग्रेसिव स्टेट था, और आप देखिए ज्यादा हरियाली एक एक करके फिरोज बख्श साहब, बात आगे बढ़ाने के लिए सवाल ये है कि आप लोग ये जो झापड़ मार के जाते हैं, इनकी जांच क्यों नहीं कराते? इनको माफ करके थाने से छुड़वा क्यों देते हैं? सबकी जांच होती है, सबको सजा मिलती है, और आपका इशारा किस तरफ है मैं वो भी समझ रहा हूँ दीपक भाई। इशारा नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछना मेरा काम है। लोग जो आते हैं, जो थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ मार देने से अरविंद के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। थप्पड़ मारने से कल हो सकता है अरविंद केजरीवाल आम आदमी है, आम कैडर से निकला हुआ है, उसने पुलिस के डंडे भी खाए हैं, वो थप्पड़ भी खा रहा है, कल वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। आप देखिए, आने वाला वक्त आपको बताएगा, थप्पड़ मारने से इज्जत कम नहीं होती। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर आरती जी, आपको क्या लगता है इसकी थोरो जांच होनी चाहिए? ये थप्पड़ मार कौन रहा है? पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिससे कि आने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके मन में भी ऐसा ख्याल उठे कि मैं शाही फेंकूं, या मैं कालक फेंकूं, या मैं थप्पड़ मारूं, या मैं गाली दूं, उसके ऊपर कोई पूरी जांच नहीं हुई। बोलते हैं, आपके बीच में बोले थे, बोलिए आप चलिए। तो उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिससे कि अगले आदमी को मैसेज मिले। एक मिनट बोल लें दीजिए, उनको बोल लें। कड़े से कड़ा इसमें कानून बनना चाहिए, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी को एक बहुत जबरदस्त खतरा हो रहा है, और जिस तरीके से लोकतंत्र हमारा इतना वाइब्रेंट है, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। और जिस तरीके से अभी पीछे हुडा के भी हरियाणा की रैली में जाते हुए, ये सब बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भाषा और हम सभी, अमित शाह और वसुंधरा राजे ने जो बोला, भाषा में मौत का सौदागर सोनिया ने सबसे पहले कहा था। छोड़ दीजिए, मैं तो कह रही हूँ ना, वर्बल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ वर्बल भी नहीं होना चाहिए। आप सवाल करिए, आप पहले नहीं है ना भैया। इसलिए अच्छा, एक मिनट, आज पहली बार आराम से नदीम भाई, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ऐसे इंसिडेंट की थोरो जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और जो अरविंद केजरीवाल जी पर जो स्याही फेंकी गई थी पहले, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला था, और उसकी जमानत भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने ली थी। आम आदमी पार्टी के लोग भी अगर इसमें शामिल है, हम समझते हैं इसकी जांच पूरी इंक्वायरी। कांग्रेस कहीं शामिल नहीं रही, माफ कीजिएगा, कांग्रेस कहीं से शामिल नहीं रही है, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। भाजपा और आपका ये कैरेक्टर है, क्योंकि गांधी की शहादत के पीछे आप शामिल है। क्षमा कीजिएगा, भाषा की बात नहीं, गांधी की शहादत के पीछे आप शामिल है। और जो गोडसे ने गोलीबारी की, मूल बात जब होती है तो ये काफी भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो है डिस्टर्ब करने के लिए बैठे हुए। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, इस तरह की भाषा पर, इस तरह की भाषा पर और इस तरह के व्यवहार पर न केवल प्रतिबंध हो, बल्कि इस तरह की कमेटियों के ऐसे लोगों को पनिश हो, एक मैसेज जाए कि हाँ भैया अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा। आईपीसी में इसके लिए प्रोविजन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। नदीम साहब जानते हैं कि इसके लिए प्रोविजन है। हरियाणा में हमला हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट है। दिल्ली में हमला 2 बार हुआ, प्रेसिडेंट रूल है, माने कांग्रेस की गवर्नमेंट है।
बनारस में हमला हुआ, मुलायम सिंह की सरकार है, अखिलेश की सरकार है, तीनों अलग अलग सरकारें हैं। क्या जरूरी नहीं था कि तीनों एक थॉरो इंक्वायरी करके कि ये कौन एलिमेंट है जो हमला कर रहे हैं? देते हैं ना, उनको माफ कर दिया जाए। ये तो लिख के दे देते हैं, उनको माफ कर दिया जाए। बिल्कुल सही, दिक्कत वो है। ये कहने को करो, वो कर दो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये लिख के भी दे तो कॉग्निजेंस पुलिस को लेना चाहिए और उसकी तय तक जाना चाहिए ताकि एक्सपोज हो सके कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी। एनके सिंह साहब, मैं कह रहा हूं शरद पवार पर भी थप्पड़ पड़ा था, बहुत गलत चीज थी, सबसे ज्यादा बरसना होनी चाहिए इन चीजों की, लेकिन शरद पवार ने भी माफ कर दिया था। कौन कहेगा जिसपे थप्पड़ पड़े और वो कहे कि इसको उल्टा लटका दो? एक बात कहूं, गांधीवादी की सबसे ज्यादा बरसना होनी चाहिए इन चीजों की, लेकिन शरद पवार ने भी माफ कर दिया था। कौन कहेगा जिसपे थप्पड़ पड़े और वो कहे कि इसको उल्टा लटका दो? एक बात कहूं, गांधीवादी है अरविंद केजरीवाल। अरविंद कभी नहीं कहेगा कि इसने थप्पड़ मारा है तो फांसी दो, वो कहेगा माफ कर दो इसे। के अंदर आंखों में मिर्ची डालती है आरएसएस के विचार की वजह से मूर्ति आप लगा रहे हो, उन्होंने लिख के दिया। आंखों में मिर्ची जिनकी मूर्ति गुजरात पे लगा रहे हो, उन्होंने पंडित नेहरू को लिख के दिया और कहा कि गांधी की शहादत आपकी वजह से हुई है, गांधी की शहादत भाजपा के विचारों की वजह से हुई है। नदीम भाई, फिरोज बख्श साहब को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। फिरोज बख्श साहब, दिक्कत नहीं है, अगर एक इंसिडेंट होता शरद पवार जैसा तो हम मान लेते, अगर एक इंसिडेंट होता उल्टा जैसा तो हम मान लेते, सब कुछ मान लेते। आपने तो सास बहू टाइप सीरियल चला रखा है कि रोज एक दिन बाद जूता पढ़ना है या चाय पढ़नी है या जापड़ पढ़ना है। उसकी वजह ये है, ये सारे लोग स्क्रिप्टेड आपका किया हुआ है। सुनिए, देखिए, सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए। सुनिए, दीपक जी ने मुझसे सवाल किया है, आप ना देखिए बीच में ना बोले हैं, हमको है पीने से रोकें, खुद के हैं मैखाने, तो मुझे तो बोलने दीजिए। देखिए, बात सुनिए, अरविंद के ऊपर 7 पड़े हो थप्पड़ या 10 पड़े हो, सुन लीजिए, उससे अरविंद का जो इंजन है पटरी से उतरने वाला नहीं है। जितने थप्पड़ पड़ेंगे अरविंद उतना आगे बढ़ेगा और कल देखिए प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी को वाराणसी में हराएगा। ये खुशी की बात है आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है, खुशी की बात है। और यही लोग थप्पड़ मार रहे हैं जो अरविंद से घबराए हुए हैं। अरविंद इनसे रुकने वाला नहीं है, अरविंद थप्पड़ से डरने वाला नहीं है। दीपक जी सुनिए, अरविंद गोली से भी दबने वाला नहीं है। अगर अरविंद को कोई गोली मार देता है, लाखों अरविंद पैदा होंगे आम आदमी पार्टी से। कौन कहता है भाई साहब अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया? पूरे 49 डेज इन्होंने कम से कम 18 रिकॉर्डिंग निकाली और दबा के रेडियो पे चलाई भाई साहब, वही काम कहने बस 49। अगर इतना काम कर देते आप तो दोबारा आने की जरूरत छोड़िए। आप पहली बार अगर इतना काम कर देते तो दोबारा की आशंका छूट जाती है आपकी। रिश्वत नहीं ली है। दूसरा सवाल मैं कांग्रेस से टाइम से चले हैं, टीचर्स ने क्लासेस ली हैं। मनीष की आप बात सुनिए, शायद आपने उसकी बात नहीं सुनी। जो आप इतने लांछन लगाए, आप जवाब दे दीजिए, मैं देता हूं। जो आप इतने लांछन आप आम आदमी पार्टी और भाजपा पे लगाए जा रहे हैं, अगर आपने भी इतने काम किए होते तो 28 सीटें आम आदमी पार्टी के पास नहीं आती दिल्ली में। तो आपको पहले खुद को सुधारने की जरूरत है, फिर दूसरे पे लांछन लगाने की हिम्मत। देखो भाई, इस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। मैं केवल इतना आपकी जानकारी के लिए केवल इतना विनम्रता से निवेदन कर दूं कि 1952 से लेकर 1998 तक दिल्ली में एक बार कांग्रेस की सरकार आती थी और एक बार बीजेपी की सरकार आती थी। 1998 के बाद पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली में कि लगातार 15 वर्षों तक दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार रही। इस सरकार ने पूरे दिल्ली की तस्वीर, तकदीर और शक्ल बदलने का काम किया। मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। जवाब आपने सवाल किया, मैं जवाब दूंगा। आप देखिए, आपने सवाल किया, मैं जवाब दूंगा, प्रयास करूंगा जवाब दूं। ठीक है, जवाब तो देने का मौका। जवाब और पहले 15 साल लगातार दिल्ली में शीला जी ने जबरदस्त काम किया। हम ये उम्मीद करते हैं और अब ये जमहूरियत में और लोकतंत्र में होता है। 1977 में हुआ, 1980 में नदीम भाई एक बात और 1989 में हुआ, 1991 में सरकार आई, 1998 से 2004 तक हुआ और 2004 से 2014 तक हमारी सरकार। दिल्ली की कॉर्पोरेशन में जमहूरियत की एक खासियत है, हम इसको स्वीकार करते हैं और हम आगे भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। कॉर्पोरेशन में भी इलेक्शन होने वाले हैं, वहां से भी कांग्रेस का बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। आरती जी, अच्छा, आपकी सरकार, नेहरू जी की सरकार अभी भी पहला 1948, उसके बाद बाजरा कांड और आपके वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे, बाजरा कांड हुआ। सीमेंट कांड, आपके चीफ मिनिस्टर वसंत राजू साठे साहब थे।
महाराष्ट्र में, वो भी सीमेंट कांड। एक बात और, कहाँ तक गिनाएंगे? एक बात और जोड़ूंगा मैं, सुनिए दीपक जी, हाँ एक बात और जोड़ूंगा। 1982 में, अरे भाई भाजपा के शासनकाल में तो कफन घोटाला हो गया था। आप बताओ ना। एक बात और जोड़ूंगा दीपक भाई, एक बात और जोड़ूंगा। भाजपा का शासनकाल भी था, भाजपा का शासनकाल भी सुनिए, था। आज जो कांड हुआ है, सुनिए दीपक भाई, एक बात और जोड़ूंगा। आज जो सिपाही मरा है बेचारा बॉम्ब डिस्पोजल, दीपक सुनिए एक सेकंड दीपक भाई, हमले जो सिपाही जो मरा है बॉम्ब को डिस्पोज कर रहा था, वो बॉम्ब के तार काट रहा था, वो ये कहते कहते मर गया कि मैं मरने वाला हूं, मुझे बचा लो। 2 घंटे उसका खून बहता रहा। ये बताइए किसकी जिम्मेदारी है? उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है, उसमें औरंगाबाद की जिम्मेदारी है और उसमें बिहार की भी जिम्मेदारी है। वो सिपाही ये गिड़गिड़ाते हुए मर गया कि 2 घंटे से उसका खून बह रहा है, उसके बच्चे मर जाएंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इस सिस्टम को बदलना चाहिए, यहां पर जिम्मेदारी लोगों को लगानी चाहिए। वो कोई भाजपा का बोल रहा था, कोई कांग्रेस का, जवाब देते नहीं बन रहा था। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक सिपाही मर जाता है, उस खून बह जाता है, 2 घंटे तक उस पर ना कोई हेलीकॉप्टर पहुंचता है, ना कोई एड पहुंचती है। करना चाहिए था ना, थप्पड़ लेके वहाँ बैठ गए, वहाँ ऐसे में अरविंद केजरीवाल को कुछ करना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल करेगा, अरविंद केजरीवाल आएगा, 5 साल आएगा, बिल्कुल करेगा, इन सब लोगों से बढ़िया काम करेगा। और सुनिए, जनता अरविंद को मौका देगी। चलो एक सवाल वहां से, एक सवाल यहाँ से। कांग्रेस ने और बीजेपी ने कहा उसको चलने दिया। विनम्रता पूर्वक आप ही लोग मौका पार्टी देंगे, के प्रतिनिधि इलेक्शन होने और दीजिए कांग्रेस के दिल्ली जो में। प्रतिनिधि हैं, दोनों लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक देहाती कहावत है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। जो विधानसभा में आपने दिल्ली की भोली वाली जनताओं को गुमराह किया और उनको धोखा दिया, और कांग्रेस से मैं ये कहना चाहता हूं, और इस बार भारतवर्ष की जनता जान चुकी है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ही बी टीम है, दोनों ये लोग आपस में मिले हुए हैं और भारतवर्ष की जनता को गुमराह कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भारतवर्ष की जनता और दिल्ली की जनता, आप दोनों पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देगी। एक जवाब सुन लो, ये नौजवान को मैं जवाब देना चाहूंगा। सुनिए नदीम भाई, मैं केवल भाई ने कहा कि गांव, हम भी गांव से आते हैं और इत्तेफाक से जमीन से चुन के आते हैं, विधायक हैं। काठ की हांडी आपने कहा एक बार चढ़ती है। आजादी के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी को लोगों ने मौका दिया। एक बात और निवेदन कर दूं बड़ी विनम्रता के साथ, अब बहन आरती जी खड़ी हैं, 1998 से लेकर 2004 तक एनडीए को भी मौका दिया। ये मोदी जी 60 महीने मांगते हैं, 6 साल दे दिया। 2004 में ये हालत हो गई कि शाइनिंग इंडिया फेल हो गया और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बन गई। सुनिए बात सुनिए, 2004 से 2004 में नहीं, 2009 में भी, 2009 में भी। इसलिए ये कहना कांग्रेस पार्टी पे ही लोग मैं जरा इस नौजवान का एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा दीपक भाई। आरती बहन एक सेकंड, आपके कहने मैं इस नौजवान का जवाब देना चाहूंगा एक लाइन में। दीपक भाई एक सेकंड सुनो, ये नौजवान ने, बेटा क्या नाम है आपका? सर एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ चंदेर जी, एक मेरा जवाब सुन लो, एक लाइन में जवाब दूंगा। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, चिराग आंधियों में जल रहा है, गुलाब पत्थर में उग रहा है। सारी समस्या यही है और कोई समस्या नहीं है। आप अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को लेके आइए 5 साल के लिए, फिर आप देखिए आपके सारे दुखों का समाधान कर देंगे। आप एक बार मौका तो दीजिए, एक बार मौका दीजिए आप। दीपक जी,